बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे। तो हम लोगों ने जो है वो 9th क्लास के मैथ की कंप्यूटर की बुक जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, और मैंने आपको बताया था कि ये बुक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी फ्यूचर के लिए, आपके प्रोफेशनल फील्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पिछले बुक में इस तरह के आपके पास फीचर्स नहीं थे, इस तरह के जो इसके अंदर जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं और इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वो मौजूद नहीं थे। अब ये इस बुक के अंदर बहुत अप टू डेट जो है वो टॉपिक्स डाल दिए गए हैं, खास तौर पे वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, इसके अलावा नेटवर्क्स के हवाले से इसके अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त लेक्चर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो है वो अपने पिछले लेक्चर में एल्गोरिथम और उसके कुछ एग्जांपल्स की थी और इसके अलावा हमने एक्टिविटीज़ की थी। ठीक है, तो आज जो है वो हम उसमें से कुछ रिमेनिंग एग्जांपल्स रह गई हैं, हम उन एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है तो वो क्या है। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था, मैं आपको थोड़ा बहुत उसका रिव्यू दे दूँ कि एल्गोरिथम एक्चुअली है क्या। एल्गोरिथम बच्चे स्टेप्स हैं, जो भी ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सोल्व करना है, उसका सोल्यूशन रिटर्न फॉर्म में जब हम उनको स्टेप्स की सूरत में दे देंगे वो आपके पास एल्गोरिथम कराएगा। जैसे खाना बनाने की रेसिपी होती है, जिसको दे के स्टेप्स की सूरत में पढ़ के एक सोल्यूशन तक आप पहुंच सकते हैं, एक खास स्पेशल डिश तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपके पास जो है उन स्टेप्स को एक्चुअली आप एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही है और उसके अंदर कुछ उसने नोटेशंस के बारे में बताया था कि एल्गोरिथम के क्या क्या नोटेशंस हैं, जो हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बारे में हमने स्टार्ट के बारे में पढ़ा और लास्ट में आपके पास स्टॉप आ रहा है, यानी कि हर एल्गोरिथम के स्टार्ट और एंड में आपके पास स्टार्ट और स्टॉप ही होगा। ठीक हो गया। जब आपने कोई वैल्यूज़ को एंटर करना होगा तो आप इस इनपुट नोटेशन को यूज़ किया करेंगे। जब आपने कोई वैल्यू सेट करनी होगी, मिसाल के तौर पर जब आपने ऐसा करना होगा कि x = 5 एक वैल्यू खुद सपोज करनी है, लेट करनी है, उसको देनी है, तो फिर आप सेट वेरिएबल को इस नोटेशन को यूज़ किया करेंगे। नेक्स्ट इफ एल्स आपके पास आ रहा है, ये तब आप उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे कि जब आपके पास जब वो डिसीजन करना हो, तो आज के एल्गोरिथम के अंदर ये इफ एल्स यूज़ भी होने जा रहा है। नेक्स्ट अब आपके पास गो टू आ रहा है, ये उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब आपने एक स्टेटमेंट से एक जो है वो स्टेप से दूसरे स्टेप में जंप करना होगा, तो आप इस गो टू को यूज़ करेंगे। और आउटपुट जब आपने किसी वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा तो आप आउटपुट को यूज़ किया करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 4, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं पीछे लेक्चर में करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप सबसे पहले वो लेक्चर्स देखिए, फिर आप इस सेट भी आइएगा। क्लियर? तो मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड में इसमें से डिफरेंट जो वो क्वेश्चन है, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम्स, और दूसरा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन जो आपके पास एल्गोरिथम नंबर 5 है एग्जांपल, तो वो कहता है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स, के आपको बताना है कि 3 नंबर्स हैं जो हम यूज़र को देंगे और यूज़र जब कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा, और कंप्यूटर का एल्गोरिथम हमें इस तरीके से एक सोल्यूशन बनाना है कि वो उन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा वो बता दे। ठीक है, यानी कि जिस तरह की अभी आपने देखा होगा 3 नंबर्स आपके साइड पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, N0 है, N1 है और N2 है। ठीक है, ये 3 नंबर मैंने अपनी मर्जी से 3 2 1 लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सपोज कर रहा हूँ, इस चीज़ वैल्यू को लेते हुए मैं इसके जो एल्गोरिथम को परफॉर्म करूंगा। मुझे इस तरीके से एल्गोरिथम को लिखना है कि वो मुझे तीनों वैल्यूज में से ग्रेटेस्ट नंबर डिस्प्ले करे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या आएगा, वही स्टार्ट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया और हम पिछले एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेप नंबर 2 में हम इनपुट नंबर्स कर रहे हैं। वो 3 नंबर्स आपने इनपुट करने हैं, उसके लिए जो वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वही है N0, N1 और N2, जो मैंने साइड पे ब्लॉक पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज मैंने दी है 3 2 1, ये जस्ट सपोजिशन की है, आप कोई भी वैल्यूज लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए, तो अब 3 नंबर्स आप इनपुट करेंगे, उसके बाद आएगा आपके पास स्टेप नंबर 3, और वहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपको जब लार्जेस्ट वैल्यू किसी में चाहिए होगी या स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये दूसरे का रेसिप्रोकल है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का एल्गोरिथम जो है तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर का ये साइन में फ़र्क पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं, मैं उसमें से जो पहला नंबर है वो सेट कर लेता हूँ। सपोज कि वो मेरे पास एक लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है, N0। अभी उधर 3 लिखा हुआ, देखने से तो पता चल रहा है कि वो एक लार्जेस्ट नंबर है। सपोज हमें वो नंबर्स ना पता चलते,
तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई n0 की जो वैल्यू है वो लार्ज है, वो एक लार्ज नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। n0, n1, n2 ये सारे आपके पास वेरिएबल्स हैं। उसी तरीके से जो लार्ज है वो भी एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो मैंने लार्ज के अंदर n0 की जो भी वैल्यू है वो मैंने उसको स्टोर कर दी। ओके, या तो फाइन। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है इफ n1 ग्रेटर देन लार्ज देन सेट लार्ज टू द n1। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके दो पोर्शन है। पहला पोर्शन आपके पास यहाँ पे कंडीशन आ रही इफ के आगे, वो कहता है कि n1 ग्रेटर देन लार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हमने जो एक्चुअली n0 की वैल्यू लार्ज के अंदर स्टोर करवाई थी ना, तो अब वो कहता है कि अगर n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी है, इफ n1 ग्रेटर देन लार्ज, तो ये भी तो हो सकता है कि n1 की वैल्यू बड़ी आ जाए। हमने तो सेलेक्ट किया, सबसे पहले नंबर को लेके चले कि भाई पहले वाला नंबर हम सपोज उसको लार्ज के अंदर पुट कर लेते हैं, भाई ये एक बड़ी वैल्यू है। अब हम बाकी नंबर्स को बारी बारी चेक करेंगे क्या वो नंबर्स भी लार्ज से बड़े हैं या नहीं। तो अब हम चेक करते हैं कि n1 ग्रेटर देन लार्ज और नॉट। तो अगर तो ये ग्रेटर है, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो फिर सेट वाला हिस्सा जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो चल पड़ेगा, और वो क्या होगा, सेट लार्ज टू n1। तो इसमें क्या होगा, अब n1 की जो वैल्यू है, जो नई वैल्यू n1 की जो इसने यहाँ पे दिखाई है, वो क्या कर देगा, लार्ज के अंदर स्टोर कर देगा। पहले स्टेप नंबर 3 के अंदर लार्ज के अंदर n0 की वैल्यू स्टोर थी, ओके। फिर जब स्टेप नंबर 4 में आके उसने चेक किया कि भाई n1 के अंदर तो लार्ज से बड़ी वैल्यू स्टोर पड़ी है, तो उसने क्या किया कि n1 की वैल्यू को भी लार्ज के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब लार्ज के अंदर अगर ऐसा हुआ कि भाई n1 की वैल्यू बड़ी है, तो उस टाइम वो लार्ज के अंदर n1 की वैल्यू स्टोर करेगा। अगर तो छोटी है फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर याद रखिए कि भाई अगर n1 की वैल्यू बड़ी हो तो तब ही वो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वो तब ही जो सेट करेगा n1 की वैल्यू लार्ज के अंदर। ओके, चले अब ऐसा है कि हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 5 के अंदर, और इस पोर्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि n2 को भी चेक कर लेते हैं, n2 ग्रेटर देन लार्ज। तो अब n2 की वैल्यू क्या वो लार्ज से बड़ी है या नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई लार्ज के अंदर n2 की वैल्यू को सेट कर लेते हैं, ओके। तो अब हमने क्या किया, तीनों नंबर्स को बारी बारी देख लिया। सबसे पहले n0 को वो पहले ही हमने लार्ज के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। फिर हमने स्टेप नंबर 4 के अंदर देखा क्या n1 की वैल्यू लार्ज से बड़ी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप n1 की वैल्यू लार्ज के अंदर स्टोर कर दो, ठीक हो गया। फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने n2 को भी चेक किया और देखा कि क्या उसकी वैल्यू लार्ज से बड़ी है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर n2 को लार्ज के अंदर स्टोर कर दो। खैर, अब तीनों नंबर्स को बारी बारी चेक कर लिया। अब जो भी नंबर बड़ा होगा n0 या n1 या n2 वो लार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज के अंदर बड़ी वैल्यू स्टोर होगी, तो सिंपल उसको आउटपुट लगा लो। तो स्टेप नंबर 6 में हम उसको आउटपुट लिख देंगे लार्ज। नेक्स्ट सिंपल उसको एंड कर देंगे। चले, ये प्रोग्राम तो हो गया, एल्गोरिथम आपके पास। अब अगले एग्जांपल आपके पास आ रही है, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन अचीव्ड मार्क्स। कि अब आपने यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो आपने इस तरीके से एंटर करने और आपको बताना है कि उसकी परसेंटेज जो ग्रेड क्या निकला है, ठीक है। ये वैसे ही अगर आप 8th क्लास के जब एग्ज़ाम्स देकर आए हैं तो जितने भी आपके मार्क्स हैं, सपोज आपके पास 1000 मार्क्स हैं, तो उसमें से अगर 700 मार्क्स हैं आपके या 800 मार्क्स हैं, तो अब आप उसकी परसेंटेज और उसकी ग्रेड निकालना, तो ये सारा काम थोड़ा बहुत इस जो है वो एल्गोरिथम के अंदर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस चीज़ को कैसे सोल्व करना है। तो चलते हैं ज़रा स्टेप नंबर 1 की तरफ। वो क्या, स्टार्ट आप सब जानते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इनपुट नंबर्स, हम नंबर्स इनपुट कर लें। अब जाहिर सी बात है मुझे ग्रेड निकालना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के मेरे मार्क्स आए कितने हैं, दूसरा मुझे टोटल मार्क्स भी बताना है कि एक्चुअली टोटल मार्क्स है कितने। तो सपोज मैंने 7 बॉक्स में मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया भाई ऑब्टेन्ड मार्क्स सपोज 58, ये आप जो मर्जी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, और टोटल मार्क्स मैंने कर दिया कि ये 100 है, ओके। तो इसका मतलब 100 में से मेरे 58 मार्क्स आए हैं, और अब मैंने देखना है कि ये है कि मेरा या वो है इस सब्जेक्ट में ग्रेड क्या बनता है, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो आप टोटल मार्क्स से भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी आपके जो मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स है उसकी ग्रेडिंग निकालनी हो तो इसका मेथड आपके सामने आ रहा है, वो देख लीजिए। तो अब सबसे पहले हम परसेंटेज के वो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। परसेंटेज अगर आप लोगों को नहीं आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी मार्क्स आप पाएंगे उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल मार्क्स से। जैसे कि अभी 58 आपके मार्क्स आए और टोटल मार्क्स 100 थे, 58 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए और मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ, ठीक है। बस याद रहे कि जो मल्टीप्लाई जो 100 हमने किया है ना, ये फिक्स है। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स चेंज हो सकते हैं, वो वही होगा जो आपने एग्जाम दिया होगा।
सपोज 9th के टोटल मार्क्स 1100 है, तो इस टाइम टोटल मार्क्स 1100 हो जाएंगे, और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे सपोज आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 1005 आते हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1100 और मल्टीप्लाई 100 तो फिक्स है। जब आप ये करेंगे तो परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। अब परसेंटेज जो है वो हमेशा 100% जो है उससे नीचे नीचे आती है, मतलब 100% नीचे 90, फिर 90 से नीचे 80, ठीक है, और उसके अंदर भी सारे नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। 100 से अबव नहीं हम जाते हैं, एक एवरेज हमने रखा हुआ है 100। तो अब ऐसा है कि अब हम चेक करते हैं कि एक स्कीम के मुताबिक जो है वो बताया गया है कि भाई 80% जो अबव मार्क्स होंगे उसको हम A+ ग्रेड दे देंगे। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, अगर परसेंटेज आपकी जो है वो 80 से अबव आती है, ठीक है, तो सेट ग्रेड टू A+, तो उस टाइम आपका जो ग्रेड है A+ सेट हो जाए, ठीक है। इट मीन जो ग्रेड की जो वैल्यू है, ग्रेड यहाँ पे एक वेरिएबल के तौर पे है, उसको हम A+ असाइन कर देते हैं। ओके, चले, अगर ऐसा हुआ तो A+ आ जाए, वरना यहाँ पे अब एक वर्ड आ रहा है एल्स। ये जो मैंने वरना बोला है ना, इसकी इंग्लिश में प्रोग्रामिंग हम एल्स जो है वो कीवर्ड ये यूज़ करते होते हैं, ठीक हो गया। तो इफ़ जो है परसेंटेज ग्रेटर देन 80, तो ग्रेड आपके पास क्या आ गया A+, वरना एल्स आपके पास क्या होगा। आइए ज़रा अगला हिस्सा भी चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि वो 70 से ग्रेटर है या नहीं। 80 से ग्रेटर हुआ तो A+ फिक्स हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि हो सकता है कि 76 हो, 80 से बिलो और 70 से अबव, तो उस टाइम ग्रेड क्या सेट कर दे, A। ओके, एल्स अगर ऐसा भी ना हुआ तो फिर हम आगे चेक करते हैं कि भाई आपके पास जो है वो परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 60 है या नहीं। अगर तो ग्रेटर देन 60 है तो वो उसको क्या साइन कर दे कि B असाइन कर दे, और वरना अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या परसेंटेज जो है वो 50 से अबव भी है या नहीं। और अगर वो 50 से अबव है तो उस टाइम ग्रेड जो है वो उसको C असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर अब हम ये चेक करते हैं कि अब 40 से भी अबव है या नहीं। अगर तो 40 से अबव है तो D ग्रेड आ गया। अब 40 से बिलो वाले जो है वो आपके पास क्या आएगा, 33, ठीक है। पहले जब बोर्ड में एग्जाम्स होते थे तो उस टाइम जब 33% वालों को पास किया जाता था, अब तो 40% वालों को भी जो पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये जो पासिंग की जो स्कीम है ना, ये तकरीबन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड उनके लॉ के मुताबिक। तो अभी हम इसके जो एग्जांपल है उसमें ये बोला हुआ है कि 33 से अगर अबव है तो ई ग्रेड आ जाए। मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, अगर 40 से अबव है तो डी ग्रेड आ जाए, 50 से अबव है तो सी ग्रेड आ जाए, और 60 से अबव है तो बी ग्रेड आ जाए, और अगर 70 से अबव है तो ए ग्रेड आ जाए, और अगर 80 से अबव है तो आपके पास A+ ग्रेड आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर 33 से बिलो चले गए तो उस टाइम क्या होगा, मुझे कोई भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इफ़ की थी, मैं सिंपल, अब मैंने 30, अब जो भी नंबर आएंगे 33 से बिलो ही होगा, मैंने सीधा सीधा लिख दिया सेट ग्रेड टू F कि भाई वो फेल है, ठीक हो गया। चले, अब जब जो भी वैल्यू होगी ग्रेड के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आप आउटपुट निकाल लें ग्रेड का और लास्ट में से क्या कर दें, एंड कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो एक प्रोग्रामिंग जब इस सोल्यूशन को इस एल्गोरिथम को देख के किया जा सकता है। इसके प्रोग्राम्स भी हैं, आप आगे जाके ज़रूर करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑन अमाउंट, के एक अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है कि आप बैंक से जो पैसे जो लोन वगैरह लेते हैं तो वो उस पर जो है कुछ चार्जेस लगा देते हैं। आप ये कह लो कि प्रॉफिट के तौर पे भी, लॉस के तौर पे भी आपको भी लगा सकते हैं। तो है इसकी डिटेल जो है वो अकाउंटिंग में जाके हम देखेंगे भी, और इसके वाले टॉपिक थोड़ा बहुत पहले भी जब फ्लो चार्ट में आ चुका, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। इसके ज़रा एल्गोरिथम देखते हैं, वहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और इनपुट नंबर्स। तो मुझे इसके अंदर जब भी मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए। एक तो अमाउंट, कितनी अमाउंट है, उसके बाद रेट, कितनी परसेंटेज का जो है वो वहाँ पे इंटरेस्ट रखा गया है, और ईयर्स, ठीक है, कितने साल। ये जब भी आप कोई जैसे कि गाड़ी परचेज करते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में ज़्यादातर जो निकलवाते हैं बैंक्स के ज़रिए, या कोई भी प्लॉट वगैरह जब वो बैंक के ज़रिए ऐसे जब आप लेते हैं, तो ये बैंक्स जो है आप पे क्या करता है कि एक इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके एक ख़ास परसेंटेज पे, और कितने ईयर्स का आपको प्लान चाहिए, 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, तो उसके मुताबिक जब एक इंटरेस्ट रेट आप पे अप्लाई करता है, और टोटल अमाउंट भी देखी जाती है कि उस गाड़ी की या प्लॉट की क्या कीमत है, ठीक है। तो उसका मेथड आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो ये कि इसका फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये ऐसे ही है, सेट प्लेन इंटरेस्ट टू, ये सेट प्लेन इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट ही है, ठीक है, प्लेन लिखा हुआ वर्ड, लेकिन ये पूरा एक ही वर्ड है, प्लेन इंटरेस्ट। तो वो कहता है कि उसको क्या करना है, उसका फार्मूला है अमाउंट, जो भी अमाउंट होगी, सपोज वो 10 लाख की चीज़ है, मल्टीप्लाई बाय रेट, ये रेट
तय किया जाएगा कभी 3%, 5%, 50%, जितना भी है, डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई ईयर्स। ये ईयर्स भी तय किए जाएंगे कि भाई कितने ईयर्स का जो है आपको ये चाहिए प्लान, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू जो भी आप इधर पुट करेंगे तो एक इंटरेस्ट रेट निकल आएगा और वो आपने जब उसको आउटपुट निकाल देना, लास्ट में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, आज इसका जो वो सेकेंड लास्ट जो है वो इसका एल्गोरिथम है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन द वाइस वर्सा, कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें। इसका भी हम फ्लो चार्ट पहले कर चुके हैं। तो आइए इसका एल्गोरिथम करते हैं। आपको फार्मूला इसमें आना चाहिए, फार्मूला नहीं याद, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ, टेम्परेचर ले लेता हूँ सेल्सियस के अंदर, ठीक है। अब सेल्सियस में जब टेम्परेचर आ जाएगा, मैं सिंपल उसको फ़ारेनहाइट में करने का उसका फार्मूला लगा लेता हूँ, और वो क्या, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस हो जाएगा 32। ये आपने फार्मूला है, ये आपने छोटी क्लासेस में मैथ के क्वेश्चंस किए होंगे और उसके अंदर भी यूज़ होता है। तो अगर आपको नहीं याद, आपने इस फार्मूले को ऐसे ही याद करना पड़ेगा जैसे कि प्लेनिंग टेस्ट के फार्मूले को आपने याद किया, ये फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगी, फ़ारेनहाइट, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, एंड। तो इसी तरीके से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मैंने आपको करके दिखाया, फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में भी इसकी आउटपुट आप निकाल सकते हैं। फार्मूला थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट एल्गोरिथम पे। वो कहता है फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2, ठीक है, वेयर n2 इज़ अ ग्रेटर देन n1। अब वो कहता क्या, वो कहता है कि मुझे पहले एक रेंज बताओ। सपोज मैं कहता हूँ कि 5 से लेकर 15 तक, ठीक है, मैंने एक रेंज बता दी। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, n1 यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू के तौर पे शो कर रहा है, और n2 एंडिंग वैल्यू है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 5 से लेके 15 तक, ठीक है। सपोज मैंने कि n1 टू n2 का मतलब क्या है कि भाई जो भी वैल्यू स्टार्टिंग है वो बताओ और जो एंडिंग वाली है वो बताओ। जब मैं वो बता दूं, अब वो कहता है कि इस पूरे रेंज के अंदर 5 से लेके 15 तक जितने भी आपके पास इवन नंबर्स हैं मुझे वो बताओ कि वो कौन कौन से, मैं बस वही देखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे उसकी रेंज बतानी है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू, और बताने के बाद सपोज मैं ये भी कह सकता हूँ 50 से 100। सब ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। छोटी क्लास में हमने जब इस तरह के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, बहुत छोटी क्लास 2 क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर भी ऐसे काउंटर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको शायद याद हो, नहीं तो छोटे बहन भाइयों को आपने काम करवाया होगा। तो उसमें ऐसे होता है जैसे उसने लिखा होगा कि 51 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं वो लिखें, 10 से लेके 30 तक जितने इवन नंबर्स आ रहे हैं वो लिखें, 100 से लेके 200 तक जितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो लिखें। तो अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है कि भाई वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं मुकम्मल तौर पे वो इवन होते हैं, ठीक है, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। जैसे कि 6 ले लेते हैं, 2 थी 6 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0, ठीक है। और अगर हम 7 लें तो 2 थी 6 तो 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आ जाता है रिमाइंडर, इट मीन्स ये आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो यही है कि आपको एक्चुअली इस एल्गोरिथम के अंदर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी बतानी है, और बताने के बाद आपने कुछ ऐसा एल्गोरिथम लिखना है कि वो उस पूरे रेंज के अंदर से जो वैल्यू स्टार्ट और एंड की आप बताओगे उन सब के अंदर से जितने भी इवन नंबर से ढूंढ के आपके सामने रख दे। मज़ेदार काम है, आइए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इनपुट नंबर्स n1 और n2 ये वो नंबर्स हैं जो रेंज है, ठीक है। n1 स्टार्टिंग नंबर होगा और n2 एंडिंग नंबर्स। तो मैंने आपको बताया कि सपोज कर लेते हैं कि हम 5 से लेके 15 तक या 10 से लेके 25 तक, जो भी आपने सपोजिशन एक रेंज करनी है वो कर लें, कॉपी पे साइड में लिख भी सकते हैं, है। तो अभी हम सपोजिशन एक ही चीज़ लेके चलते हैं 5 to 15। अब आगे चलते हैं कि इफ़ n1 स्मॉलर देन और इक्वल टू n2, तो अब जाहिर सी बात है कि मैंने 5 to 15 बोला है, तो मुझे ये चेक करना है कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो छोटी हो, ठीक है। जैसे कि 5 to 15, 5 छोटा है और 15 तक जाना है तो 15 जो है वो बड़ा नंबर है। आप ऐसे भी कह सकते हो 30 to 15, बस पहली वैल्यू आपके पास जो n1 की वो छोटी होनी चाहिए। क्लियर, चले। तो अब 5 क्योंकि छोटी वैल्यू है और 15 बड़ी वैल्यू है, ओके, ये हमने ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4, इसके अंदर वो कहता है कि n1 mod 2 इक्वल टू 0। इसके अंदर आपके पास क्या, पहले इस हिस्से को देखें, n1 mod 2, ये मोड क्या काम करता है, ये मोड आपको हमेशा क्या करेगा,
ये मोड आपके पास जो हमेशा किसी ना किसी रिमाइंडर को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो n1 मोड 2 यानी कि 2 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब जब भी 2 से डिवाइड किया जाएगा ना, आपके पास हमेशा 2 रिमाइंडर आएंगे, यहाँ तो वो 0 होगा या 1, यहाँ पे 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ एक 1 रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने अभी थोड़ी बार आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी दी थी। सपोज हम 99 ही ले लेते हैं, तो 99 आप जब लेंगे तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 9 2 4 द 8 और उसके बाद रिमाइंडर उधर चलेगा, 19 होगा, 2 9 द 18, तो 49 आपके पास वैल्यू आ चुकी है और रिमाइंडर आपके पास 1 आ चुका है। डिवाइड करके देखिएगा कैलकुलेटर से, आप तभी आपको पता चल जाएगा रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा है। तो n1 मोड 2 यानी कि n1 की जो वैल्यू है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास जो होगा वो एक रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब वो कहता है इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर इक्वल है 0 के तो तब क्या करें, आउटपुट जो n1 है उसको आउटपुट डिस्प्ले कर दो। अब जाहिर सी बात है इवन नंबर्स तो वो होंगे जो कि कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे 2 से। तो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि n1 मोड 2 कि मुझे इसका रिमाइंडर बताओ, और अगर 2 से डिवाइड करने के बाद और अगर वो रिमाइंडर आपके पास 0 के बराबर है तो आप ऐसा कर लो, उस नंबर को डिस्प्ले कर दो, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया। तो इसकी मैं कुछ एक आध एग्जांपल भी लेके देता हूँ। जैसे कि 5 हमने स्टार्टिंग वैल्यू ली थी, ठीक है, 5 to 15, तो 2 to the 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स आपके पास जो है वो 5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका रिमाइंडर 1 आ गया, क्योंकि ऊपर हमने बोला इक्वल टू 0, तो 0 होना लाजमी है। आइए इधर अगला नंबर लेते हैं 5 के आगे। तो ये है आपके पास 6, तो 2 to the 6 वो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ चुका है। इट मीन्स आपके पास क्या है कि ये 6 इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब वो आउटपुट एंड यानी कि वो क्या कर देगा, उस 6 को डिस्प्ले कर देगा। उसी तरीके से फिर ये आगे आएगा कि कैसे, पहले तो 5 था लेकिन ये 6 कैसे बना उसकी भी हम कहानी आपको बताते हैं। वो ऐसे, तो सबसे पहले 5 था। अब जैसे कि आपने देखा कि 5 आपके पास क्या है कि उसका रिमाइंडर आपके पास क्या है कि वो 1 आया था। इट मीन्स वो आउटपुट में नहीं आएगा, वो नीचे आएगा स्टेप नंबर 5 के अंदर, और वहाँ पे क्या करेगा n1 to n1 plus 1, यानी कि n1 की वैल्यू में एक नया नंबर एक वैल्यू ऐड कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। पहले n1 की वैल्यू क्या थी 5, उसमें +1 किया तो अब वो हो गया आपके पास 6, ठीक है। अब n1 की नई वैल्यू 6 है, क्यों, क्योंकि हमने उसमें 1 प्लस कर दिया, नई वैल्यू क्या है 6, ओके। अब आगे चलते हैं, गो टू स्टेप नंबर 3। आइए स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं वापस ऊपर स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इफ n1 स्मॉलर देन इक्वल टू n2। अब n1 की नई वैल्यू क्या है, पहले तो 5 थी, अब नई वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 वैल्यू क्या छोटी है बड़ी है 15 से, छोटी है ना। इट मींस कंडीशन सेटिस्फाई, वो दोबारा अंदर आएगा उसके अंदर इफ के अंदर और देखेगा क्या n1 मोड 2, तो अब 6 मोड 2 वो करेगा तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस टाइम आउटपुट n वो 6 डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, अब आ गया स्टेप नंबर 5 में n1 to n1 plus n1। अब 6 में फिर 1 प्लस कर दीजिएगा, वो हो जाएगा 7। फिर दोबारा वो गो टू स्टेप 3, दोबारा स्टेप नंबर 3 के अंदर जाएगा और देखेगा कि क्या 7 वो छोटा है 15 से कि नहीं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। फिर अंदर आता है स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर वो चेक करेगा क्या 7 मोड 2 उसका रिमाइंडर आपके पास 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ गया उसको डिस्प्ले कर देगा, 0 ना आया तो वो नीचे आ जाएगा, उसमें फिर 1 प्लस कर देगा, 8 हो जाएगा। जब 8 हुआ दोबारा गो टू 3 स्टेप नंबर 3, वो उधर जाकर देखेगा क्या 8 वैल्यू छोटी है 15 से, छोटी है, वो दोबारा नीचे आ जाएगा। यानी कि ये ऐसे लूप चलता जाएगा और हर बार जो n1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 8 के बाद फिर 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, ठीक है। और हर बार जो भी वैल्यू आती है उसको 2 पे डिवाइड करके देखता है, जिसका रिमाइंडर 0 आता जा रहा है उसको वो आउटपुट में डिस्प्ले करता जा रहा है, और जिसका रिमाइंडर 1 आता है वो नीचे ला के उसको कुछ नहीं करता, छोड़ देता है और अगली वैल्यू को यूज करता है, ठीक है। और जब वो 15 के बाद अगर हम करते 16, जब ऊपर जाएगा गो टू स्टेप नंबर 3 में, तो क्या 16 की वैल्यू छोटी है 15 से, तो यहीं पे कंडीशन फॉल्स होगी। वो आगे आ जाएगा स्टेप नंबर 7 में वो एंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी रेंज 15 तक थी, वो 16 बढ़ चुका है, अब आगे जाने की तो हमें जरूरत नहीं। हालांकि 16 आपके पास इवन नंबर है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हमारी रेंज 5 से 15 तक थी, तो हमने उसके अंदर जितने भी इवन नंबर्स आ रहे थे हमने हर नंबर को बारी बारी 2 से डिवाइड किया, उसको रिमाइंडर चेक किया कि जिसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा था उसको हमने डिस्प्ले करते गए, जिसका आंसर रिमाइंडर 0 नहीं आया उसको हम इग्नोर करते गए। तो जब सब वैल्यूज चेक होगी तो जैसे ही वो 15 से बढ़ गया वो बाहर आ गया, और फिर वहाँ पर एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो बच्चे ये थे आपके पास एल्गोरिथम और उसके कुछ एग्जांपल्स।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। जहाँ से आपको ना समझ आए मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लें कमेंट सेक्शन में। फेसबुक के पेज के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के इनबॉक्स का आप कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, आपको गाइड करूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।